नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर नवादा से आ रही है। पुलिस टीम पर हमला मामले में कार्रवाई की गई है। ये बड़ी खबर आपको नवादा से बता रहे हैं, जहां पुलिस टीम पर हमला मामले में कार्रवाई की गई। लखपत बिघा गांव से 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। शराब मामले में नामजद अभियुक्त अब तक फरार हैं। वहीं रविवार की रात पुलिस टीम पर हमला हुआ था, जिस पर यह कार्रवाई की गई है। छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर महिलाओं ने और पुरुषों ने मिलकर हमला बोला था, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई करते हुए गांव से 4 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमले में गोविंदपुर थाना अध्यक्ष समेत 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। लखपत बिघा गांव थाना गोविंदपुर क्षेत्र में पुलिस टीम पर शराब कारोबारियों द्वारा हमला किया गया था। पुलिस टीम कुछ शराब कारोबारियों को गिरफ्तार करने उनको वहाँ पहुँची थी, जिस पर गांव के लोगों द्वारा तथा उन आरोपियों के परिवार द्वारा पथराव किया गया, जिसमें गोविंदपुर पुलिस टीम घायल हुई है तथा उसके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए वहाँ से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है तथा उनको जेल भेजा गया है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार छापेमारी कर रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनिल विशाल जुड़े हुए हैं। अनिल, और क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? 4 महिलाओं की गिरफ्तारी हुई, क्या किसी और की भी गिरफ्तारी हुई है? फिलहाल पुलिस की तरफ से किस तरीके की जो है कोशिश की जा रही है गिरफ्तारी को लेकर? जी देखिए शिप्रा, ये वही 4 महिलाओं को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है जो घर पे चढ़ के पुलिस टीम पर रोड़ेबाजी कर रही थी, और पुलिस ने उन्हें उस वक्त भी स्पॉट किया था। तो घर में पूरे इलाके में रात भर छापेमारी अभियान चलाया गया। हालांकि जो मुख्य आरोपी हैं वो अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं, और जितने भी इसमें जो नामजद अभियुक्त हैं शराब मामले में, वो सभी लोग गांव छोड़कर फरार हो गए हैं। क्योंकि गांव जो है सो इंटीरियर इलाका है, इसलिए पुलिस ज्यादा दूर तक रात में कार्रवाई नहीं कर सकी थी। आज सुबह सभी की गिरफ्तारी हुई है, और जितने भी लोग इसमें जो नामजद अभियुक्त है उनकी गिरफ्तारी के लिए सीमावर्ती इलाका जो भी है वहाँ छानबीन शुरू हो गई है। और वहाँ पे पुलिस जो है अभी फिलहाल वरीय पदाधिकारी और पुलिस की बड़ी टीम जो है वहाँ कैंप कर रही है, और लगातार उनको कुछ गिरफ्तारी करने में टीम लगी है। अभी फिलहाल इन 4 महिलाओं का कोरोना टेस्ट करा के न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। तो कुल मिला के जो पुलिस पे जो हमला हुआ था उसको लेकर पुलिस अलर्ट पे है और आरोपियों की गिरफ्तारी करने में लगी हुई है। अनिल, थाना अध्यक्ष के साथ साथ 6 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे, उनकी क्या कुछ स्थिति है, उसके बारे में कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, जितने भी पुलिसकर्मी घायल हुए थे उसमें कुछ महिला पुलिसकर्मी भी हैं। थाना अध्यक्ष अभी फिलहाल मेडिकल ऑब्जर्वेशन है, और जो थाने के जो ड्राइवर थे उनका सर में हेड इंजरी है और हाथ उनका टूट चुका है। तो 2-3 पुलिसकर्मियों को सीटी स्कैन के लिए बेहतर इलाज के लिए नवादा भेजा गया है। अभी सभी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं, और जो गंभीर रूप से चोटिल है वो अभी भी मेडिकल ऑब्जर्वेशन में है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी के लिए। जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव आज कोर्ट से बरी हो गए। 32 साल पुराने अपहरण के मामले में पप्पू यादव को मधेपुरा की विशेष न्यायालय ने रिहा करने का आदेश दिया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश निशिकांत ठाकुर ने उन्हें साक्ष्य के अभाव में रिहा करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि अपहरण के इस मामले में 11 मई को पटना से गिरफ्तार किए गए थे। 30 सितंबर को बहस के बाद कोर्ट ने आज फैसले का दिन तय किया था। पप्पू यादव पर 1989 में शैलेंद्र यादव ने मुरलीगंज थाने में राम कुमार यादव और उमा शंकर यादव के अपहरण किए जाने का मामला दर्ज करवाया था। इस मामले में पटना पुलिस ने पप्पू यादव को गिरफ्तार कर मधेपुरा पुलिस को सौंपा था। गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव ने कहा कि सत्य भले ही परेशान हो, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। स्थिति बहुत बुरी है, आपातकाल की है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, सच्चाई की जीत है। जनता के आशीर्वाद से न्याय व्यवस्था ने जो न्याय दिया, मैं भगवान की तरह उनका स्मरण करता हूं। सत्य कभी परेशान नहीं होता। एक ऐसे केस में मुझे 5 महीना रखा गया जिसमें आम आदमी को 1 दिन नहीं रखा जा सकता। बरी किए हैं, क्या मामला है? आज माननीय सांसद राजेश रंजन पप्पू यादव जी को न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया है।
उनके विरुद्ध जो भी मामला था उसमें अभियोजन ने उक्त साक्ष्य को प्रमाणित नहीं किया है, इसलिए उनको रिहा कर दिया गया। क्या माना जाए कि कोर्ट से बिल्कुल बरी कर दिया गया है, रिहा किया है? दो अंतर है इसमें? जी हाँ, रिहा कर दिया गया है। इस मामले में बिल्कुल रिहा कर दिया गया। पप्पू यादव के रिहा होने से उनके समर्थकों में खुशी की लहर है और एक समर्थक ने गाना भी लॉन्च कर दिया है। जनता की दुआ आखिर ये काम आई है, करोड़ों जनता की दुआ आखिर ये काम आई है, करोड़ों जनता की दुआ आखिर ये काम आई है, करोड़ों जनता की दुआ आखिर ये काम आई है, आखिर ये काम आई है, लहर खुशियों का है फैला, लहर खुशियों का है फैला, कि पप्पू यादव आए हैं, लहर खुशियों का है फैला, कि पप्पू भैया आए हैं। डूबती बाढ़ में घर घर जाकर राशन पहुँचाए हैं, डूबती बाढ़ में। उपचुनाव में 2 सीटों पर आरजेडी के उम्मीदवार उतारने के फैसले से कांग्रेस बेहद नाराज है। इसे लेकर कांग्रेस नेता शकील खान ने आरजेडी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आरजेडी ने बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस की मुहिम को कमजोर करने की कोशिश की है। भविष्य में जेडीयू से गठबंधन पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दरवाजे खुले हुए हैं, अब फैसला सीएम नीतीश कुमार को करना है। तो ये है कि हम तो इस धरातल पर देखना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वैचारिक लड़ाई में राष्ट्रीय जनता दल ने कांग्रेस का और जो ये जनता, जो सेकुलर जनता, उसका साथ नहीं दिया। जीत हार अलग बात है। नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दे वो हमको कबूल है, ये तो हमने कहा है, इसलिए कि उनके समय काल में उनका गवर्नेंस में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जब तक है तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। सीएम नीतीश कुमार के जनता दरबार में बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचे। आज गृह विभाग, कारा विभाग, मद्य निषेध, राजस्व एवं भूमि सुधार सहित कई विभागों से जुड़ी समस्याओं को सीएम नीतीश कुमार ने सुना। जनता दरबार में कुछ ऐसे भी लोग पहुंचे जिनका सीएम से मिलने का नंबर आज नहीं आया था, लेकिन वो इस उम्मीद में पहुंचे थे कि मुख्यमंत्री तक अपनी फरियाद को पहुंचा सकेंगे। जनता दरबार के बाहर मुजफ्फरपुर से अपनी पुत्री की बरामदगी की मांग को लेकर एक परिवार अनशन पर बैठ गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार और जनता दरबार के बाहर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ लोग धरने पर बैठे हैं। अंदर मुख्यमंत्री लोगों की फरियाद सुन रहे हैं, लेकिन बाहर कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया लेकिन उनका नंबर नहीं आया है। यहाँ एक पूरा परिवार बैठा है और इनकी बच्ची गायब है और ये चाहते हैं कि इनकी बच्ची को सरकार खोजे, पुलिस खोजे, और इन्होंने सीबीआई जांच की मांग भी की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलना चाहते हैं लेकिन ये मिल नहीं पा रहे हैं। उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी करा रखा है लेकिन अभी इनकी बारी नहीं आई है और ये लोग बारी नहीं आता देख बाहर ही मुख्यमंत्री आवास के बाहर जहां बैरिकेडिंग होता है जनता दरबार में जाने के लिए, वहां ये लोग धरने पर बैठ गए हैं। क्या हुआ है आपके? बच्ची कैसे गए? बच्ची गायब हुआ, अति अमन कुमार ले गया घुमाने के लिए सरस्वती पूजा के। आज 7 महीना 8 महीना हो गया, अभी तकले बच्ची के कुछ नहीं पता अभी चला। अमन कुमार घर के बगल का है, वही ले गया घुमाने के लिए, वही बच्चा के
किसको हाथे हाथी कर दे हमने कुमार। हाँ, पुलिस के पास सब तरह के हम गे के थक चुका है, सब तक कहाँ ना गया। बेतिया गया तो वो मुख्यमंत्री कने, रेणु देवी कने, तो वो बोले कति के 10,000 रुपया खर्चा करके हम लोग गए सब परिवार घर के। तब बोले कति के सुंदर बच्चा है, बच्ची के बेटी और तो बच्ची थोड़ा ही मिलेगा, बच्ची कोई पोस पालन कर रहा है होगा, सुंदर बच्ची नहीं मिलेगी यार। कब से गायब है? सर मेरी बच्ची 16 फरवरी को अपहरण हो गया था, 7 महीना से ऊपर हो चुका है, लेकिन आज तक मेरी बच्ची नहीं मिली। हम पूछना चाह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री साहब से कि हम लोग गरीब आदमी हैं, साग सब्जी बेचने वाले हैं, तो हम लोग का लिए सीबीआई जांच नहीं है। क्यों बड़े आदमी का कोई ऐसा घटना हो जाएगा तो सीबीआई तुरंत में लगा देती है। हम माननीय मुख्यमंत्री साहब से ही पूछना चाह रहे हैं कि आज 7 महीना से ऊपर हो चुका है, लेकिन मेरी बच्ची नहीं मिली। हम लोग कौन मुसीबत में जी रहे हैं वो हम लोग जान रहे हैं सर। बिल्कुल, देखिए इस तरीके से कई लोग हैं जो जनता दरबार के बाहर इस उम्मीद में आते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनकी फरियाद सुनेंगे और उनकी फरियादों पर कार्रवाई होगी। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। देश में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर की आशंका भी विशेषज्ञ जता रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि तीसरी लहर में बच्चे सबसे अधिक प्रभावित होंगे। कोरोना में इम्यूनिटी काफी महत्वपूर्ण है और यही कारण है कि अभिभावक अपने बच्चों के स्वास्थ्य और इम्यूनिटी पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। राजधानी पटना में कई जगहों पर छोटे छोटे बच्चे फिटनेस के लिए मार्शल आर्ट सीख रहे हैं। बच्चे भी मान रहे हैं कि कोरोना से बचने के लिए स्वस्थ रहना जरूरी है। वहीं लड़कियों का कहना है कि फिटनेस के साथ साथ वो सेल्फ डिफेंस भी सीख रही हैं। बच्चों से बात की संवाददाता धर्मेंद्र ने। सवाल पैदा हो गया था कि इम्यूनिटी कम होगा तो कोरोना का खतरा सबसे अधिक होगा। गार्जियन अपने बच्चों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए या कहें तो उनके स्वास्थ्य को देखरेख के लिए अपने बच्चों को अब मार्शल और जूडो की ट्रेनिंग भी दिलवाना शुरू किए हैं। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि बड़ी तन्मयता से ये लोग मार्शल सीखते हैं और सेल्फ डिफेंस तो होता ही है, साथ साथ जो इतने छोटे छोटे बच्चे हैं इनकी इम्यूनिटी भी काफ़ी मजबूत रहेगी और अगर इम्यूनिटी मजबूत रहेगी तो देश भी स्वस्थ रहेगा और एक जो पीढ़ी आने वाली होती है उस पीढ़ी में भी स्वस्थ रहेगा और एक जो बड़ा ही खतरा आया था कोरोना का वो कहीं ना कहीं खत्म होने के कगार पे आ जाएगा। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये पूरी तरह से ट्रेनिंग लेते हैं, मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेते हैं। हम इनसे बातें भी करेंगे कि आखिर ये क्यों मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। क्या सीख रहे हैं? माय नेम इज मुस्कान कुमारी। क्या सीख रही है? कराटे सीख रहा है। कितने दिन से सीख रही है? 1 साल से। क्यों? क्योंकि लंबी उम्र के लिए और अपनी हेल्थ के लिए और अपनी हेल्थ के लिए और घर से बाहर निकलते हैं। मम्मी बोलती है लड़की नहीं कर सकती है, लड़की कर सकती है। मम्मी से छुटकारा हो जाती है। मेरी बेटी आर्ट्स सीखती है। मैं तो अपने सेफ्टी के लिए जा रही हूँ। मेरी मम्मी चिंता से रहती है कि आप इतनी रात को बाहर जा रही, इसीलिए हम अपने हेल्दी रह सकें और मजबूत भी है। सर हम लोग इसलिए सिखा रहे हैं बच्चे लोग को अपना आत्मनिर्भर खुद होना चाहिए। बाहर निकल रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो डटकर सामना करें और अपना हेल्प खुद करें। गार्जियन भी अपने बच्चों को आजकल मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दिलवाते हैं और बच्चे तो उत्साहित हैं ही मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग को लेकर। अब अगर इस तरह से अगर बच्चे मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के प्रति सजग रहेंगे तो स्वास्थ्य तो ठीक ही रहेगा और उनका जो इम्यूनिटी बूस्टर भी मजबूत रहेगा और सेल्फ डिफेंस में मजबूत तो रहेंगे ही। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। और बड़ी खबर समस्तीपुर के दलसिंह सराय से है, जहां विद्यापति नगर में बारिश की वजह से बीती रात एक घर गिर गया। घर के मलबे में 6 लोग दब गए, जिनमें 3 की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं, जिनका स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसा बंगराहा पंचायत के हेतिमपुर गांव में हुआ। सीओ अजय कुमार ने मृतक के परिजनों को आपदा विभाग की ओर से 60,000 की नगद राशि प्रदान की। इसके साथ ही आपदा राहत कोष से 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही है। के कारण घर जो है गिर गया, उसमें 7 व्यक्ति थे, 3 को तो मृत्यु हो गई और 4 घायल हैं। और आपसे क्या कहेंगे, सरकार से यही गुजारिश करेंगे जो कुछ सोचे हम लोगों पर। जो 2:30 बजे विद्यापति के हेतिमपुर में कैलाश राय का घर जो है गिर गया, उसमें 7 लोग सोए हुए थे। 4 तो बच गए, लेकिन 3 जो है कैलाश राय की पत्नी, कैलाश राय की पुतोहू और उसकी पोती, ये तीनों दब करके जो है वो उनका मौत हो गया, निधन हो गया। ये बहुत बड़ी हृदय विदारक घटना। एक परिवार का 3
लोगों का डेथ होना। एक भारतीय और जो घायल है वो सब हॉस्पिटल में है। सीतामढ़ी में चक्रवातीय तूफान गुलाब का असर अब भी देखने को मिल रहा है। 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कई जगहों पर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। लखनदेई नदी पर बने डायवर्जन पर नदी का पानी बह रहा है। जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता राजेश कुमार। सीतामढ़ी जिले में चक्रवातीय तूफान का असर एक बार फिर से देखने को मिल रहा है और आप तस्वीर देख सकते हैं। सीतामढ़ी शहर से गुजरने वाली जो लखनदेई नदी है उसकी जलस्तर में फिर से वृद्धि हुई है और यह जिला मुख्यालय डुमरा का नजारा है। और आप देख सकते हैं कि यह डाइवर्सन का यहाँ पर निर्माण किया गया था, जो डाइवर्सन सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा को कैलाशपुरी मोहल्ले से जोड़ती है। और तकरीबन 1 सप्ताह पहले इस डाइवर्सन का निर्माण किया गया था, लेकिन फिर से जो नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो रही है उसके बाद से डाइवर्सन पर पानी बह रहा है और लोग जान जोखिम में डालकर किसी तरीके से यात्रा करने को मजबूर है। तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों को परेशानी हो रही है। और पिछले 2 महीने से जो कैलाशपुरी मोहल्ले के लोग हैं उनको डाइवर्सन की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर पुल निर्माण का कार्य चल रहा है। सरकार ने पुल निर्माण कार्य की अनुमति दी है, जिसके बाद पुराने पुल को यहाँ ध्वस्त कर दिया गया है और उसके बाद डाइवर्सन का निर्माण किया गया था। लेकिन डाइवर्सन पर बार बार बाढ़ का पानी आ जाने की वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं कि कितनी परेशानी हो रही है। कितनी परेशानी आप लोग को हो रही है? काफी परेशानी हो रही है। हम लोग को जाना पड़ता है भाव प्रसाद, उसके बाद फिर जैसे सिमरा होते हुए 5, जबकि ½ किलोमीटर की दूरी है मुख्यालय, वहाँ से हम लोग को 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। अभी स्थिति काफी नाजुक है और पानी बढ़ ही रही है और डाइवर्सन का निर्माण जैसे 2-3 बार हो चुका है, 2-3 बार टूट चुका है जी। बार बार यहाँ पर डाइवर्सन का निर्माण होता है, लेकिन नदियों के जो जलस्तर में वृद्धि होती है उसके कारण से डाइवर्सन क्षतिग्रस्त हो जाता है। बाढ़ का पानी उसको अपने साथ बढ़ा कर ले जाती है और खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। साईं बाबा के वचनों को आधार मानकर मानव सेवा में लगा शिरडी साईं बाबा ट्रस्ट हर आपदा में लोगों की सहायता के लिए आगे रहता है। बीते साल भी कोरोना महामारी से निपटने के लिए शिरडी के साईं बाबा ट्रस्ट ने 51 करोड़ रुपए की मदद की थी और अब कोरोना को मिटाने के लिए ट्रस्ट कोविड-19 टीकाकरण कराने में जुटा हुआ है। कोरोना महामारी के चलते इस वक्त शिरडी का साईं बाबा मंदिर बंद रखा गया है, लेकिन शिरडी का साईं बाबा ट्रस्ट महामारी से लोगों को बचाने के लिए अपनी भूमिका निभा रहा है। साईं बाबा ट्रस्ट कोरोना महामारी से बचाव के लिए न सिर्फ अपने कर्मचारियों का वैक्सीनेशन करवा रहा है, बल्कि आम जरूरतमंदों का भी टीकाकरण करवा रहा है। ट्रस्ट की कोशिश है कि आने वाले 7 अक्टूबर को भक्तों के लिए मंदिर खुलने से पहले तमाम कर्मचारियों का वैक्सीनेशन कर दिया जाए, ताकि मंदिर आने वाले भक्त कोरोना के खतरे से सुरक्षित रहें। राष्ट्रीय आपदा आती है तो साईं बाबा ट्रस्ट अपनी तरह से लोगों की सहायता के लिए सामने आता है। उसमें जैसे राष्ट्रीय लसीकरण यानी वैक्सीनेशन के लिए भी ट्रस्ट ने अपनी भूमिका निभाई है। ये पहली बार नहीं है जब शिरडी के साईं बाबा ट्रस्ट ने भक्तों के लिए अपना खजाना खोला है। वक्त पड़ने पर साईं बाबा ट्रस्ट हमेशा ही जन सेवा के लिए तत्पर रहता है। साल 2020 में भी शिरडी के साईं बाबा ट्रस्ट की ओर से मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में 51 करोड़ की सहायता राशि दी गई थी। और अब जबकि कोरोना महामारी की तीसरी लहर का खतरा देश पर मंडरा रहा है, साईं बाबा ट्रस्ट लोगों का वैक्सीनेशन करवाकर लोगों की सहायता कर रहा है। इतना ही नहीं, ट्रस्ट ने लोगों को कोरोना के कहर से बचाने के लिए ऑक्सीजन प्लांट और कोविड केयर सेंटर के साथ साथ कोविड अस्पताल का निर्माण भी कराया है। साईं बाबा ट्रस्ट ने 14,000 से भी ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन किया है और उसमें से लगभग हमारे अधिकारी कर्मचारियों की संख्या 35% से भी ज़्यादा या 35% है। साईं बाबा ट्रस्ट की तरफ से अब तक 14,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है और ये सिलसिला अभी भी जारी है। उम्मीद है साईं बाबा ट्रस्ट की इस परंपरा से देश के दूसरे संस्थान भी सीख लेंगे और मुसीबत के इस दौर में
देश के लोगों की मदद कर कोरोना के खिलाफ जंग में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। शिरडी से सुनील दबंगे, न्यूज 18 नेटवर्क। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।